बताएं जी। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट लेते हैं। इस पेपर में मई जून 21 का वेरिएंट 11 क्वेश्चन नंबर 3 करना है जी। यस प्लीज। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं भाई, फिजिक्स में चैट जीपीटी मत यूज करें। यूट्यूब वीडियोस देख लें बेशक, उससे इस पे यानी कि वो करें ना उस पे। तो यूट्यूब वीडियोस आ जाती हैं, वो किसी बंदे ने सॉल्व किया हुआ, उस पे ट्रस्ट कर लें। वो कोई टीचर सही करवा देगा। लेकिन प्लीज चैट जीपीटी पे मत करें कि वो कभी और सवाल का आंसर बताता है, कभी और, हर दफा डिफरेंट डिफरेंट बताएगा, गलत बताएगा। तो प्लीज चैट जीपीटी मत करें। हाँ, वो कर लें बेशक, यूट्यूब वीडियोस बेशुमार लोगों ने बनाई हुई है, सवाल आ ही जाता है। नहीं आता तो फिर हम इधर डिस्कस कर लेंगे, बजाय कि आप गलत सीख जाएं कुछ। तो ये जी कहता है कि क्वेश्चन नंबर 3 है, मई जून 21 का वेरिएंट 11। उसने कहा हुआ है कि आपने बताना है कि क्या बताना है कि रिजल्टेंट फोर्स का कंपोनेंट बताना है। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। पहले तो रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है, हेड टू टेल रूल लगाना पड़ेगा, तो फिर रिजल्टेंट निकलेगा। लेकिन यहाँ मैंने करना यूं है कि मैं ऐसा करती हूँ कि इस फोर्स के दो कंपोनेंट बनाऊं। मतलब अगर ये एंगल 150 है तो ये 30 बनेगा। तो ये आ जाएगा 10 कॉस ऑफ 30। एक ये कंपोनेंट आ गया, और एक कंपोनेंट आ गया जी 10 साइन ऑफ 30। तो 10 कॉस 30 में से 5 न्यूटन निकाल दें तो एक्स कंपोनेंट जो आपका बनेगा वो, हाँ जी, 10 कॉस 30 -5 बनता है। तो ये 10 कॉस 30 -5, ये ए पार्ट आ गया। और इसका जो वाई कंपोनेंट बनेगा वो 10 कॉस 30 लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप। जबकि इसका वाई जो कंपोनेंट है रिजल्टेंट का, वो 10 साइन 30 इधर बन रहा है। तो ए पार्ट तो हो नहीं सकता फिर। समझ आई आपको? रिपीट करूं या क्या है, सही है? अच्छा जी, नेक्स्ट में है कि अब चूंकि फिर ये मैम ये इसका, मेरे 10 cos, जी ये बेटा हमने दोबारा। रिजल्टेंट फोर्स निकाली है। जी जी, रिजल्टेंट फोर्स निकालिए, यानी दिस इज द रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये मैंने रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाला है, रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, ये बना। और रिजल्टेंट वर्टिकल, रिजल्टेंट का मतलब होता है सम ऑफ ऑल द फोर्सेस दैट आर इन वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस। दिस इज सम ऑफ ऑल द फोर्सेस दैट आर अलोंग एक्स एक्सिस, वो किया। तो ये आया, लेकिन ये आंसर नहीं बन रहा था क्योंकि वाई एक्सिस वाला आंसर गलत आ रहा है। मेरा 10 साइन 30 है वाई में, और इन्होंने 10 कॉस 30 दिया हुआ है, तो ए नहीं है। फिर अब मैं क्या करूं? फिर मैं ये करती हूँ कि इसको यहाँ से डिकम्पोज करती हूँ। 5 वाले को ये डिकम्पोज किया, एक कंपोनेंट ये बन गया। ये बताओ जी, ये भी 30 ही बनेगा ना? तो ये आ जाएगा 5 कॉस ऑफ 30। ठीक है वहां तो आएगा ही नहीं, जी बच्चे। वही आएगा। नहीं नहीं, देखते जाएं जरा, एक मिनट। ये आ गया 5 साइन 30, ठीक है ना? तो y कंपोनेंट ये देख रहे हैं, 5 साइन 30 बन रहा है y वाला। और x वाला क्या बन रहा है? 10 -5 कॉस 30। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है। यानी पहले मैंने इसको डिकम्पोज करके देखा, और फिर मैंने उनको वो ऐड किया। हॉरिजॉन्टल वालों को अलग से ऐड करना है, वर्टिकल वालों को अलग से। तो ये देखें, 90 बन रहा है। ये फिर सी पार्ट था। उन्होंने आपको असल में वो धोखा दिया ना, कि बंदा वो हो जाए कंफ्यूज। क्वेश्चन नंबर 4 बताएं जी, ये ठीक था या चाहिए इसकी? नहीं क्वेश्चन भी ठीक, क्वेश्चन 4 5 का बताएं। 5 भी ठीक है मैम। ओके, 6 7, क्वेश्चन नंबर 7 मुझे याद है मैंने पीछे एक दफा करवाया था। हाँ जी, ये दोबारा से जरा एक दफा देख लें, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना वो बहुत ही अच्छे सवालों में से एक है। क्योंकि अब रिकॉर्डिंग हो रही है तो फायदा हो जाएगा। लेकिन प्लीज रिकॉर्डिंग पे मत बैठें। ये रिकॉर्डिंग मैं सिर्फ क्लास के बच्चों के लिए कर रही हूँ, ठीक है, ताकि हर साल के क्वेश्चंस डिस्कस हो जाएं। आप लोग जो है ना क्लास के टाइम पे क्लास जरूर लिया करें, और वो ना इस पे डिपेंड करे। मुझे पता है कभी भी बच्चे जो है ना रिकॉर्डिंग नहीं सुनते, कभी भी नहीं सुनते। और मैं खुद भी इस हक में हूँ कि जब आप क्लास ले रहे हैं, अपना टाइम लगा रहे हैं, वो सबसे बेस्ट है। रिकॉर्डिंग बैठ के किसके पास इतना टाइम बैठा हुआ है कि जी आप लोग करें? तो बेहतरीन काम है कि बस आप यहाँ पे कर लिया काम, और बस घर जाके नेक्स्ट पेपर किया, नेक्स्ट पेपर किया। ये ले जी, यहाँ पे मैंने वो बनाना है। सबसे पहले ग्राफ बनाना है, क्योंकि इसने इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ें तो इसने पूरी एक्सेलरेशन की डिटेल्स दी हुई है। तो मैं यहाँ पे एक अच्छा सा ग्राफ बना लेती हूँ, ठीक है जी। जगह थोड़ी कम है। सबसे पहले उसने कहा कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, और उसकी स्पीड जाती है 20 तक।
फिर वो उसी स्पीड पे ट्रैवल करता है, फिर वो डीसेलरेट करता है, लेकिन जो डीसेलरेशन है उसकी वो ज़्यादा स्टीपर उसने बताई है। मतलब उसने पहले जो एक्सेलरेशन है वो कहता है कि 0.2 की एक्सेलरेशन है, और जब एंड हो रहा होता है उसका टाइम तो 0.4 की एक्सेलरेशन है। तो ये टाइम जो है ना, ये वाला टाइम, एक मिनट सॉरी, ये इसको इधर ले जाते हैं, ये वाला जो टाइम है वो आप फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू पता है, फार्मूला लगाएंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी यानी 20 माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम, और एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करेंगे 0.2, तो यहाँ से टाइम आ जाएगा 100, यानी ये वाला टाइम 100 सेकेंड बनेगा। इसी तरह जब आप डिसेलरेट करेंगे तो इसकी एक्सेलरेशन फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल आपकी 20, टाइम इंटरवल आपको नहीं पता लेकिन एक्सेलरेशन 0.4 है, तो यहाँ से जो टाइम निकलेगा वो बनेगा 50 सेकेंड। ठीक है जी, ये टाइम भी आ गया आपके पास 50 सेकेंड। इन्होंने कहा था कि टोटल टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू ट्रैवल बिटवीन द टू स्टेशंस, तो टोटल टाइम यानी कि सारा ये टोटल टाइम जितना भी बनता है वो आपने फाइंड आउट करके देना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसमें जो रौला है, मसला है, वो दरमियान वाले टाइम का इशू है कि ये टाइम कैसे निकलेगा। तो इसमें इन्होंने ना एक चीज बताई हुई है कि एरिया अंडर ग्राफ जो है ना वो इन्होंने दिया हुआ है, ये हम लोग कर लेते हैं, कोई, हाँ जी बिल्कुल डिफरेंट कर लेते हैं। हाँ जी, ये एरिया अंडर ग्राफ निकालते हैं जो कि है 3000 डिस्टेंस, हाँ जी 3000 मीटर। तो आप इक्वेशन बनाएंगे, इसमें ट्रेपीजियम का काम करेंगे जी। ट्रेपीजियम में आपको पता है कि क्या पता है भला आपको, कि ये वाली जो लेंथ है और ये वाली लेंथ ये पैरेलल साइड्स बनती हैं, ठीक है। तो वो हम फार्मूला लगाएंगे कि 3000 इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी ये टी, और एक यानी ये टाइम अगर टी है तो आ जाएगा, प्लस दूसरी साइड 100 प्लस 50 प्लस कैपिटल टी, ये दूसरी साइड हो गई। तो ये दो साइड्स का सम आ गया, समझ आई जी। और मल्टीप्लाइड बाय हाइट इसकी 20 बनती है। यहां से जी जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका टाइम निकलेगा 75 निकल आएगा टाइम। और जब आप टोटल टाइम निकालेंगे फिर, तो टोटल टाइम आ जाएगा जी 100 प्लस 50 प्लस 75, तो ये 225 बनता है, जो कि राउंड ऑफ होके आपको पता है कि 230 बनेगा। समझ आ गई जी। तो इस तरह के सवालों को जरा 2-3 दफा करें तो अगली दफा फिर आप, हाँ जी इजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 में से बताएं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 का जरा मुझे बताइएगा। क्वेश्चन 9 में वो कह रहा है कि एक ग्राफ है दैट शोज हाउ क्वांटिटी पी वेरीज विद क्वांटिटी क्यू फॉर अ बॉडी फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड in a uniform gravitational field with air resistance. Which pair of quantity could be represented by P and Q? Straight line ग्राफ है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो कह रहा है कि इनमें से बताएं कि P क्या चीज है, यानी y एक्सिस पे क्या है और x एक्सिस पे क्या है। तो अगर एयर रेजिस्टेंस मौजूद हो तो आपको पता है कि, मैम एक्सेलरेशन होगी थी। ओके देखिए एक मिनट, एक बॉडी जो वर्टिकली फॉल कर रही हो और उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ एयर रेजिस्टेंस की प्रेजेंस में आपको पता है क्या बनता है, ये ऐसा नहीं होता, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन होता है ना। तो वेलोसिटी और टाइम वाला तो खत्म हो गया कहानी। और अगर वेलोसिटी और फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस की बात करें तो वो तो दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, वो भी उसमें यही है कि आपकी वेलोसिटी जो है, यानी कि अगर एयर रेजिस्टेंस जो है वो जाहिर रेजिस्टिव फोर्स तभी बढ़ती है जब वेलोसिटी बढ़ रही होती है। तो वो भी ग्राफ ऐसे ही बनेगा, यानी कि अगर एयर रेजिस्टेंस बढ़ रही है तो आपकी वेलोसिटी भी बढ़ेगी। तो ये तो सी भी नहीं हो सकता। एक्सेलरेशन और टाइम की बात कर लें जरा, तो याद रखें कि एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ अगर हम जी देखें, जी क्या, तो डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन होगी ना, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन होगी। देखिए टाइम के साथ ये ऐसे डिक्रीजिंग का ग्राफ बनेगा, ठीक है, कर्व आएगा। क्यों डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, क्योंकि एक्सेलरेशन डिक्रीज तो कर रही है लेकिन देखें एयर रेजिस्टेंस भी तो चेंज हो रही है ना साथ साथ। मतलब टाइम के साथ जो उसकी वेरिएशन है आपके आपके ग्राफ की,
तो वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो भी डिक्रीज कर रही है, तो इसलिए ये कर्व आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन नहीं होनी चाहिए। हाँ, एक्सेलरेशन और एयर रेजिस्टेंस के साथ मैम अगर ये वेरिएशन। जी बेटा, क्या कह रहे हैं? मैम ये ग्राफ में कह रहा हूँ डिक्रीजिंग ग्रेडियंट क्यों है इसका? इसका इसका डिक्रीजिंग ग्रेडियंट क्यों है, ये तो आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। मुझे बताएं कि ये जो शेप है, ये वाली जो शेप है वेलोसिटी टाइम की, इसका ग्रेडियंट तो आपको एक्सेलरेशन देता है ना, तो मुझे ये तो पता है कि एक्सेलरेशन डिक्रीज करेगी। जी बेटा, क्या हुआ, एक मिनट ठहरे, मैंने इसको इन नहीं किया, सॉरी। अच्छा। हम्म, पता नहीं, जॉन का ज्वाइन नहीं हो रहा, इंटरनेट इशू है शायद। एनी अच्छा, बात ये है कि एक्सेलरेशन तो डिक्रीज कर रही है, लेकिन टाइम के साथ कैसे उसकी वेरिएशन है, टाइम के साथ वेरिएशन आप कैसे देखेंगे, मुझे ये बताएं। उसमें मसला। वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है ना, हाँ। एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रही है, तो फिर वो ये गलत है। हम्म, मतलब ये कि असल में मसला ये है कि टाइम के साथ आपकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट अमाउंट से डिक्रीज नहीं कर सकती, क्योंकि एफ नेट इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस आर है। तो चूंकि ये इसने वेरी करना है ना, तो फिर जाहिर है वो जो एक्सेलरेशन की डिक्रीज है वो कांस्टेंट नहीं हो सकती। वरना तो ये, या तो ये तो सेम अमाउंट से चेंज होता है ना, ये तो सेम अमाउंट से चेंज इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि देखिए ना, वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी में जो चेंज है वो भी तो कम होता जा रहा है, इसलिए जो रेजिस्टिव फोर्स में चेंज आएगी वो भी डिक्रीज होती चली जाएगी। अगर रेजिस्टिव फोर्स में चेंज डिक्रीज होगी तो आपकी जो फोर्स है, जो रिजल्टेंट फोर्स है, उसमें भी चेंज डिक्रीज होगा, इसलिए ये डिक्रीजिंग ग्रेडियंट बनेगा। मैं इसको लिख देती हूँ एज डेल्टा वी इज, यूं क्या कहना चाहिए, डिक्रीजिंग, इज डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो यहाँ पे रेजिस्टिव फोर्स ऑल्सो डिक्रीजेस। So change in resistive force also decreases with time, ठीक है, with respect to time, और hence resultant force, यानी change in resultant force also decreases with time। ये बात आप सब लोगों को समझ आई है बेटे कि, मैं एक मिनट, अजान हो ले, मैं कुछ मेंशन भी इधर कर दूं। असल में डेल्टा वी का चेंज और फिर रिजल्टेंट फोर्स का चेंज, इन सब का चेंज असल में ग्राफ को एग्जिबिट करेगा। ऐसी बात। Also. Mhm. What did you? अच्छा जी, एक चीज, इन इलास्टिक कोलिजन हो या इलास्टिक कोलिजन हो, मोमेंटम हर हाल में कंजर्व होता है, ठीक है जी। काइनेटिक और एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का छोड़े, पहले पहले ये भी याद रखें
कि टोटल एनर्जी भी कंजर्व रहती है, चाहे जो भी हो जाए, कोई भी टाइप ऑफ कोलिजन हो, टोटल एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व होते हैं। अच्छा, अब काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं। हाँ जी, तो ये ठीक है हाँ जी, तो ये दोनों दिन में दोनों कंजर्व है, असल में आंसर वही है। और फिर वही बात है कि इन इलास्टिक है तो काइनेटिक कंजर्व नहीं होगी। ले जी, अक्सर बच्चों को ये पता नहीं होता कि जो है ना, इलास्टिक कोलिजन हो या इन इलास्टिक हो, मोमेंटम और टोटल एनर्जी हर हाल में कंजर्व होनी है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज बता दूं कि ये वाला क्वेश्चन जो है ना आपका, इसके सिलेबस से बाहर है। क्वेश्चन 11 को काट दे, वो हमने नहीं करना, ठीक है जी। मेरा ख्याल है क्वेश्चन 12 तो इजी है। मैम उसका क्वेश्चन एक्सप्रेशन टाइम। जी बेटे, मैम क्या मैं कह कह रहा रहे हूँ हैं? उसका एक्सप्रेशन टाइम था आंसर। जी नहीं, उसका आंसर ए पार्ट था, क्योंकि एक्सेलरेशन टाइम तो कर्व आ रहा था ना मोहित, तो फिर इसलिए ए पार्ट बनेगा। समझ आई? ओके मैम। नेक्स्ट पे आ जाओ जी। क्वेश्चन नंबर 13 मैंने करवाना है। 13 को आसान था। अच्छा, मुझे मुश्किल लग रहा है मुझे तो भाई। कहते हैं कि एक यूनिफॉर्म रिजिड बार है, एक्स जी उसका नाम है, और मैस उसका 1.2 है। नहीं सॉरी, नेग्लिजिबल मैस है और 1.2 मीटर लॉन्ग है। बार इज पिवेटेड एट पॉइंट पी, पिवेट पॉइंट उसका पी है। 3 कोप्लेनर फोर्सेस एक्ट ऑन द बार। कोप्लेनर का मतलब होती है एक ही प्लेन में। प्लेन का क्या मतलब है, यानी या सिर्फ एक्स वाई प्लेन में होंगी, या फिर वाई जी में, या जेड एक्स में, सिंगल प्लेन में। फोर्सेस ऑफ 16 and 20 न्यूटन, ये 16 आ गई, ये 20 आ गई। एक्ट परपेंडिकुलर टू द बार एट पॉइंट एक्स एंड वाई। फोर्स एफ एक्ट्स ऑन द जी, जी पॉइंट पे फोर्स एक्स एक्ट करी है। सबसे पहले कौन सी, सॉरी, ये फोर्स एफ एक्ट करी है जी पॉइंट पे। डिकम्पोज कर ले जी, एक कंपोनेंट बना ले इसका एफ कॉस 30, दूसरा बनाएंगे एफ साइन 30। और मेरी बात याद रखेंगे, जो मैं सुबह भी यही बता रही थी कि भाई टॉर्क वाला क्वेश्चन हो तो फोर्सेस उधर बनाते हैं पिवट पे, सॉरी, फोर्स कहाँ बनाते हैं, वेक्टर की टेल पे ही बनाते हैं, वरना ये दूसरी फोर्स मैं इधर बना सकती थी। डिस्टेंस हाँ जी, क्योंकि फिर डिस्टेंस सही से मैयर हो जाता है, वरना फिर गलत आप बच्चे कर जाते हैं, ठीक है नहीं। इसमें आ जाएंगे अब 3 टॉर्क आ जाएंगे। इसमें एक ये पिवट है, तो इस पिवट के अबाउट एक टर्निंग इफेक्ट, ये T1 क्लॉकवाइज आ गया। ये वाला बेटा इस पिवट के अबाउट T2 एंटी क्लॉकवाइज आ गया। और इस पिवट के अबाउट ये वाला T3, ये भी क्लॉकवाइज। सो करना क्या है, आपने एफ की वैल्यू निकालनी है। तो हमारा जो लॉ है वो ये कहता है कि T1 + T3 = T2। अब T1 में एफ कॉस थीटा को अगर आप एक्सटेंड करें तो देखें कि वो पिवट में से गुजर रहा है। तो एफ कॉस थीटा की वजह से कोई टॉर्क नहीं होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड पिवट वो जीरो बन रहा है। किसके लिए, एफ कॉस थीटा के लिए। एफ कॉस थीटा को एक्सटेंड करो तो वो पिवट में से गुजरती है, एफ कॉस थीटा। और क्योंकि मैं इसके लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को एक्सटेंड करूँ तो डी जो है वो जीरो बनता है। सो दिस विल प्ले नो पार्ट इन टर्निंग इफेक्ट ऑफ द बार। तो ये आ जाएगा T1 को आप ओपन कर लें, ये आ जाएगा F1, सॉरी F1 की जगह F लिख देती हूँ, F × D। डी की वैल्यू क्या बनेगी जी इसके लिए, एफ साइन थीटा वाले के लिए, क्योंकि यही 0.9 बनेगी। तीसरा T3 जो है वो 16 मल्टीप्लाई बाय, शेरोज बताएं जी, इसके लिए क्या बनेगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू। 0.9, नहीं नहीं नहीं, 0.3। 0.3, ठीक है जी। आखिरी जो है वो 20 न्यूटन की जो टॉर्क है वो 20 × इसका भी क्या बनेगा, 0.3। अब आप इसको सॉल्व कर लें तो आपका एफ निकल आएगा, ठीक है जी। आई होप आप ये कर लेंगे बाकी का। ना एफ साइन 30 नहीं आएगा? ओ आई एम रियली सॉरी, बिल्कुल थैंक यू यार। यार मैम ये जो ना इससे हो हम्म, भी नहीं रहा। ये मैंने पहले ट्राई किया था, वो उन्होंने मैम पहले आपको गिवन किए हुए है क्लॉकवाइज में डॉट किधर? नीचे में। 6 न्यूटन। बार एक्सपीरियंसेस अ रिजल्टेंट मोमेंट अबाउट पी। ओ ये इससे तो होना ही नहीं चाहिए था, मैंने तो सवाल ही नहीं सही से पढ़ा। ये आप लोगों के साथ रह रह के ना मेरे भी यही हाल हो गया कि अब मैं भी बिल्कुल ऐसे अन्य वाह चले जाओ बस।
ये यानी कि इतना असर होता है कि टीचर की भी हालत अब आप जैसी ही हो गई है। आपके पेपर्स चेक कर करके ना मैं बिल्कुल डिप्रेशन में चली गई थी। मुझे अरीब कह रहा था कि आप क्यों नहीं पेपर चेक करती ना, आप ऐसे बैठी रहती हैं और प्रोक्रेस्टिनेट कर रही होती है। मैंने कहा मैं पेपर चेक करूं तो मुझे डिप्रेशन हो जाता है, मेरी ना तबीयत खराब होती है। करे बगैर। हाँ नहीं, मैंने देखा है कि ऐसी ऐसी थेरीज लिखी होती हैं, पेपर कुछ ने खाली छोड़े हुए, कुछ ने ऐसा गलत लिखा हुआ है। मुझे ऐसे लगता है कि मैं ना बहुत ऐसे हम्बल हो रही होती हूँ कि यार मैंने इनको इतना गलत पढ़ाया हुआ है, यानी इतना मैंने ये इनने क्या सीखा है मेरे से, कुछ भी नहीं। तो मैं मम्मी कहती है हमें भी रियलिटी चेक मिल गया, मैम को भी हमारे पता लग गया। सही कह रहे हैं। तो ये जी बार एक्सपीरियंसेस आर रिजल्टेंट, तुमने बोला था तो दिखा रहा। मैं ज्यादा एक्सट्रीम हूँ। अच्छा। एक रिजल्टेंट मोमेंट अबाउट पी है 6 न्यूटन मीटर का। रिजल्टेंट मोमेंट का मतलब है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसका ये मतलब है कि मैं रिजल्टेंट कहते हैं एडिशन को, यानी सबको ऐड करने से, यानी मैं T1 को T2 को और T3 को ऐड करूं तो आंसर जो है वो 6 आएगा। बात समझ आई? और एक मसला इसमें ये है कि इनमें T1 और T3 क्लॉकवाइज हैं, लेकिन T2 जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो यस उसको माइनस के साथ मुझे रिप्रेजेंट करना चाहिए। अब मैं काम आगे चलाऊंगी तो ये एफ साइन ऑफ 30 मल्टीप्लाई बाय 0.9 माइनस 20 मल्टीप्लाइड बाय 0.3 प्लस 16 मल्टीप्लाइड बाय 0.3 इज इक्वल टू 6। अब आपकी फोर्स निकल आएगी जी। 16। ठीक है, चूंकि रिजल्टेंट ये हाँ जी बिल्कुल, तो ये रिजल्टेंट असल में टॉर्क था, यानी सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स। बड़ा अच्छा सवाल था। um ओके, क्वेश्चन 15 भी मुझे इजी सा ही लग रहा है, क्वेश्चन 16 भी, आगे चलते हैं। 17। ओके जी, क्वेश्चन 17 प्यारा है जी, मुझे यशपा ने भी भेजा हुआ था। कह रहे हैं कि एक ट्रॉली है, ओके, एक ट्रॉली है जिसका मास है 600 kg और वो इनिशियली पॉइंट पी पर है at a height of 80 meter above the ground level as shown. The trolley is released from rest and moves along the slope, first coming to rest at point Q at height h above the ground. The total distance PQ moved by the trolley along the slope is 1.5 kilometer. A constant resistive force of 300 Newton opposes the motion of the trolley on the slope. What is h? अच्छा, एनर्जी इक्वेशन बनानी पड़ेगी जहां तक मुझे लग रहा है। तो यहाँ पे कोई ना कोई जीपीई है आपकी ट्रॉली की, और फिर इधर भी कोई ना कोई जीपी जी। तो मेरा ख्याल ये है कि मैं अगर एनर्जी इक्वेशन बनाऊं तो मैं कहूंगी कि जीपीई एट पी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। प्लस जी। मैम लेकिन एक बात है, फोर्सेस के अगेंस्ट नहीं होगा। हाँ लेकिन एक बात है ना कि क्यू पॉइंट पे उसने कहा कि वो रेस्ट पे है ना। अ, उसने कहा कि फर्स्ट कमिंग टू रेस्ट एट पॉइंट क्यू, तो फिर काइनेटिक एनर्जी तो नहीं होगी अगर वो क्यू पॉइंट पे रेस्ट पे है। और मैं पूरे क्यू पॉइंट पे भी जीपीई, यानी अगर मैं क्यू पे मेजर करती हूँ, और प्लस वर्क डन अगेंस्ट अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्सेस होगी। हाँ जी, ये इक्वेशन बनेगी, अगेंस्ट वर्क अगेंस्ट रेजिस्टेंस। अब अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो यानी कि जीपीई एट पी माइनस जीपीई एट क्यू इज इक्वल टू वर्क अगेंस्ट रेजिस्टिव को खोल लें, रेजिस्टिव फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस पी क्यू। ठीक है, डिस्टेंस पी क्यू। अब आप ये देखें, इसमें आ जाए एम जी और हाइट 80 आ गई, और ये आ जाएगा माइनस एम जी और हाइट एच, और रेजिस्टिव फोर्स उसने हमें बताई है 300, 300 और डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर। तो 1.5 इंटू 1000 है ना जी बेटा। जी मोहित क्या कह रहे हैं? मोहित आपकी बात नहीं समझ आई बच्चे। मैं कह रहा हूँ इस क्वेश्चन की नहीं समझ आई, वो जो आपने बनाई है, जीपी क्यू प्लस वर्क अगेंस्ट वर्क। मैंने लिखा कि पी पॉइंट पे उसके पास कौन सी एनर्जी थी यार, शुरू में
ग्रेविटेशनल एनर्जी थी, वो सारी कन्वर्ट हुई काइनेटिक में और रेजिस्टिव फोर्स में, लेकिन क्यू पॉइंट पर पहुंच के वो रेस्ट पे आ गया। इसका मतलब है क्यू पॉइंट पे तो उसके पास कोई काइनेटिक नहीं है ना, रास्ते में जो भी काइनेटिक बनी है फिर वो कन्वर्ट हो गई है ना और अदर फॉर्म्स में। तो क्यू पे फाइनल तो कोई काइनेटिक नहीं है, तो मैं कहूंगी कि यानी पी से क्यू के दरमियान एनर्जी चेंज अगर लिखूं तो पी पॉइंट पे एनर्जी जो है वो जीपीई थी और क्यू पॉइंट पे उसके पास फिर जीपीई ही है, कोई काइनेटिक नहीं है। लेकिन इस दौरान कुछ वर्क डन हुआ है रेजिस्टिव फोर्स के अगेंस्ट, जो मुझे ऐड करना पड़ेगा इधर। यानी जीपीई हैज बीन कन्वर्टेड इनटू वर्क अगेंस्ट रेजिस्टेंस एंड जीपीई एट पॉइंट क्यू। ये एनर्जी इक्वेशन है। काइनेटिक वाला अंदर नहीं लिखना मैंने, उसकी वजह ये है क्योंकि क्यू पॉइंट पे मेरे पास काइनेटिक तो नहीं है, काइनेटिक तो जीरो हो चुकी है। रास्ते में हुई है काइनेटिक, बट वो रास्ते की तो बात ही नहीं हो रही। अगर रास्ते की बात होती तो वहां पे स्पीड बताता ना कि फलाने पॉइंट पे ये स्पीड थी, तो मैं फिर काइनेटिक को भी बीच में इन्वॉल्व करती। उसने तो पी और क्यू के दरमियान जो भी कुछ हुआ वो हमारा मसला नहीं है, लेकिन पी और क्यू पॉइंट्स पे मैंने लिखना है कि पी पे ये फलानी एनर्जी थी और क्यू पे फलानी फलानी एनर्जी है। जो वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस फोर्स पे जाया हो गई वो भी तो मैंने अनकाउंटेबल करनी है ना। तो बेसिकली पहले काइनेटिक और वो उसमें गई होगी, लेकिन फिर काइनेटिक से किसी और में। अच्छा देखिए यहाँ पे हुई है कि सारी काइनेटिक में कन्वर्ट हुई होगी और फिर दोबारा काइनेटिक से जीपीई में गई होगी ना दोबारा से। ट्रॉली में कोई इंजन तो फिट है नहीं, बात समझ आ रही है ना। तो जीपीई से पहले काइनेटिक और फ्रिक्शन में, और फिर वही काइनेटिक दोबारा से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में। तो फाइनली इसलिए क्यू पे कोई काइनेटिक नहीं है, दैट्स व्हाई मैंने ये क्वेश्चन बनाई। अच्छा हुआ जी मुहिद आपने पूछ लिया तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, क्वेश्चन 18 तो नहीं है, इजी है ये तो मुझे लग रहा है, लेकिन अगर कोई चाहता है तो बेटा बता सकते हैं मुझे। क्वेश्चन 19 पे बताएं जरा, ये तो मुझे इजी लग रहा है, ग्रेडियंट का ही कोई लग रहा है। हाँ ये सवाल, ये जरा क्वेश्चन 20 में थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी। इसके ग्राफ जो है ना बड़े वो करते हैं, प्रॉब्लम देते हैं। आपको याद होगा एक चीज कि फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ अगर ऐसे बना हुआ हो तो इसका एरिया अंडर ग्राफ आपको क्या देता है? नहीं बच्चे, इलास्टिक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के जी बिल्कुल, नहीं डिवाइड क्या करेंगे। अच्छा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी देता है जी। अच्छा यहाँ पे एक चीज जरा प्लीज ध्यान से सुनिएगा कि इसका जो एरिया अंडर ग्राफ है ना, मैंने आपको बताया था, बल्कि मैं अभी आपसे पूछ ही लेती हूँ लगे हाथ, कि मैंने आपसे ये कहा था कि अगर ये मुझे याद है मैंने पिछले ही किसी पेपर में ये एक्सप्लेन किया था कि ये आपकी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, ये आपकी लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी है, और आगे मजीद आप लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी को भी क्रॉस कर दें तो फिर ये ऐसे करके ग्राफ की शेप मैंने सिखाई थी आपको। मुझे ये बताएं कि अगर आपने लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी को क्रॉस कर लिया और कहीं यहाँ पे से आपने अनलोडिंग स्टार्ट कर दी, यानी यहाँ से सारी लोडिंग हो रही है। लोडिंग का मतलब है कि आप फोर्स ऐड करते जा रहे हैं और आपकी एक्सटेंशन आई चली जा रही है, दिस इज लोडिंग। और जब आप लोड हटाएंगे तो आपका वो रिमूव हो जाएगा जब लोड, तो आपकी एक्सटेंशन आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगेगी। लेकिन चूंकि आपने लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी को क्रॉस किया था, वापस आप वो नहीं रीगेन नहीं कर सकते। अच्छा मेरा अब आपसे ये सवाल है कि ये वाला जो सारा येलो कलर का एरिया अंडर ग्राफ है उसको मैं क्या बोलूंगी? इसके लिए क्या वर्ड्स आप मुझे बताएंगे? कि आपको कितना याद है, मैंने आपको सारा समझाया था, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। जो ए ग्रेड अच्छे वाला लेना चाहते हैं उनको ये चीजें बड़ी जरूरी हैं आनी। इवन जो जो बच्चे जितने भी हैं, चाहे कोई भी ग्रेड हो, ये तो बेसिक चीज है जो आनी चाहिए। मैं बस चाही थी क्योंकि ये माइन्यूट बातों में से है, मेरी फेवरेट चीजें हैं। तो ये अनलोडिंग का ग्राफ है डॉटेड वाला। मेरा सवाल है येलो कलर का ग्राफ क्या शो करता है? यानी जाहिर सी बात है एनर्जी ही शो करता है, बट क्या कहेंगे इस एनर्जी को? यानी कि इसको अगर वर्ड्स में लिखना हो तो मैंने एक स्पेसिफिक आपको याद रखना चाहिए वो अल्फाज जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर मैं आपको और एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये वायर है और वायर पे फोर्स लग रही है। जी बेटा बोल लो। बता दे, गलत हो गया तो क्या हो जाना है, कोई बात नहीं। वाइटिंग यूरिन क्या होता है? मैं तो कुछ बोला भी नहीं। कौन तुम्हें बता रही हूँ ना क्या आता एनर्जी दोबारा बोलिएगा जरा।
Strain energy. नहीं बेटा, स्ट्रेन एनर्जी इज नॉट एनफ टू एक्सप्लेन दिस। वर्क डन क्या? Work done हम्म during limit of elastic. स्लो वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर। वॉइस ब्रेक कर रहे हो बात हुई। ना 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 ना, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग वायर, देखिए बातें असल में ना डिफरेंट है। इसलिए डिफरेंट है कि वर्क डन यानी टोटल वर्क डन जितना आपने किया तार को स्ट्रेच करने में। अच्छा, अब अनलोडिंग का क्या सीन है कि मस्त ये वाला जो ग्राफ है जिसको मैं ये रेड लाइन से, ये कौन सा ग्राफ है? मतलब इसके लिए मैं एनर्जी, ये भी एनर्जी ही है लेकिन क्या? जी बोले। Compression नहीं, एनर्जी रिकवर्ड फ्रॉम अ स्ट्रेच रबर। हाँ, स्ट्रेन एनर्जी बेटा, स्ट्रेन एनर्जी रिकवर्ड, ठीक है, ये रिकवर्ड आफ्टर अनलोडिंग। अनलोडिंग आप करते हैं तो वही स्ट्रेन एनर्जी जो है वो रिकवर हो जाती है। बट किस फॉर्म में रिकवर होती है? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आप कह सकते हैं। यानी कि वो स्प्रिंग वापस आता है, वापस आना शुरू हो जाता है, मूव करता है। यानी जैसे जैसे आप लोड हटाएंगे तो जो स्ट्रेन एनर्जी उसके अंदर स्टोर हुई हुई थी, या आप इसको वैसे ये भी कह सकते हैं कि ये रिकवर कहने के बजाय आप स्टोर्ड स्टोर्ड स्ट्रेन एनर्जी भी कह सकते हैं दूसरे अल्फाज में। यानी कि अगर आप अनलोडिंग ना करें तो वो स्टोर रहेगी उसके अंदर, अगर आप अनलोडिंग कर देंगे तो वो रिकवर हो जाएगी। ठीक है, तो ये रिकवर्ड एनर्जी है, स्ट्रेन एनर्जी, जो कि इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी मिल सकती है। अब मुझे ये बताएंगे कि ये वाला देखा ना, हालांकि मैंने ये बताया था पेपर में आप लोग गलत सलत लिख कर आए और फिर कहें नहीं ये तो पता नहीं क्या चीज थी, तो ये कितनी बड़ी ज्यादती होगी। मैंने अभी पिछले पेपर में ही ये सारा समझाया है। ये बताएं जी, ये कौन सा ग्राफ है? ये ग्रीन वाला, ये है जी वर्क डन इन ब्रेकिंग बॉन्ड्स। ठीक है, इसके मैं सारे लिख देती हूँ ऑप्शन। ये वर्क डन इन ब्रेकिंग बॉन्ड्स है, या आप कह सकते हैं एनर्जी दैट कैन नॉट बी रिकवर्ड, या स्ट्रेन एनर्जी दैट कैन नॉट बी रिकवर्ड। बल्कि स्ट्रेन नहीं, ये वो वाला वर्क डन है जो आपने उस पर किया लेकिन ये रिकवर नहीं होगा। एनर्जी दैट दैट कैन नॉट बी रिकवर्ड। और बाय द वे जब ये रिकवर नहीं होती तो जो आपने वर्क डन किया वो किस में कन्वर्ट हो गया, ये भी बताएं जरा। ये मैंने बताया था, ये रिकवर नहीं हो सका, ये वो वर्क यानी ये कौन उसका स्पेशल नाम बताया था। ये वर्क डन है इन स्ट्रेचिंग द वायर, जो टोटल वर्क डन आपने तार को स्ट्रेच करने के लिए किया था उसमें से कुछ स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेन एनर्जी, कुछ वर्क डन इन ब्रेकिंग द बॉन्ड्स में कंज्यूम हो गया। ठीक है, तो लेकिन जब वो ब्रेकिंग बॉन्ड्स में हुआ कंज्यूम तो फाइनली फाइनल प्रोडक्ट जो बना वो कौन सी एनर्जी है बेटा? वो इंटरनल एनर्जी है। क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग में जो एनर्जी यूज हुई फिर वो हीट की फॉर्म में रिलीज हो जाती है ना। तो इंटरनल एनर्जी का मतलब है कि जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट अप हो जाते हैं, यानी वो एनर्जी उसके अंदर जो मॉलिक्यूल उनका टेम्परेचर राइज कर जाता है बाय द वे। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती है ये एनर्जी। जैसे आप किसी रबर बैंड को बार बार ऐसे स्ट्रेच करें तो आप देखेंगे वो हल्का सा गर्म हो जाएगा। तो ये इंटरनल एनर्जी में ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ्स है इसके। एक ये चीज, और एक मैंने आपको ये भी बताया था कि एरिया अंडर ग्राफ होता है, तो ये वाला जो है ना ये वाला होना चाहिए वैसे। मतलब अगर आपने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो तो वो एरिया अंडर ग्राफ में एक्स एक्सिस इधर होगा, इस तरह से करके वो होता है। ठीक है ना, यानी एक्स एक्सिस पे वो बेस जो होती है वो एक्स एक्सिस बनती है, मैम इस तरह से कर। रबर में प्लास्टिक नहीं होता? जी बेटा। रबर में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। अच्छा खैर, इसने क्या किया, विच एरिया रिप्रेजेंट्स द वर्क डन ड्यूरिंग प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ द रॉड। तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में ये पी पॉइंट कौन सा है? इलास्टिक लिमिट है ना। तो वर्क डन ड्यूरिंग प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ द रॉड, तो ये बी पार्ट नहीं होगा? MC नहीं होगा, सिर्फ उसके लिए मांगा है जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के। ओके, हाँ जी ठीक है, सिर्फ प्लास्टिक हाँ ये वाला तो सारा वर्क डन इलास्टिक डिफॉर्मेशन वाला है, ये वाला पोर्शन जो है। ठीक है, आप सही कह रहे हैं। अच्छा फिर अगर ऐसी बात है तो ये जो मैंने लिखा है ये कौन सा वर्क डन है?
ये टोटल वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर है, ठीक है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन वाला पी के बाद वाला है, और ये वाला टोटल वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर है। तो ये बात याद रखेंगे, ये वाला जो पॉइंट मैंने तीनों बताए हैं ये भूलेगा तो नहीं आप लोगों को। टोटल वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर, वर्क डन दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है, दैट कैन बी रिकवर्ड आफ्टर अनलोडिंग। एंड थर्ड इज टोटल ये वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर कन्वर्टेड इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एज इट इज यूज्ड इन ब्रेकिंग द बॉन्ड्स। अच्छा, ये जो अभी वॉल्यूम वाली बात इन्होंने की है, ये क्या नाम है, जोया ने, वो चीज मैं एक दफा आपसे करना चाह रही थी। मुझे याद है कि मैंने आप लोगों को समझाया था कि अगर स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ हो तो इसका ग्रेडियंट वर्क आपको डन क्या, पर यूनिट, इसका ग्रेडियंट पहले बताएं, ग्रेडियंट क्या देगा। यंग मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस दे देगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब मुझे बताएं कि इसका एरिया अंडर ग्राफ क्या देगा बेटे। स्ट्रेन एनर्जी नहीं देगा, बल्कि वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम। स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। बल्कि मैं आपको इसको प्रूव करके देती हूँ कि ये कैसे है स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। आए जी इसको करते हैं। क्या था जी, एरिया अंडर ग्राफ होता है 1/2 बेस इनटू हाइट, ठीक है, यानी 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। अच्छा, एक चीज मुझे यहाँ पे रोक के आप सब लोगों को कहनी पड़ेगी कि मैं मुसलसल क्वेश्चंस कर रही हूँ, आप लोग बैठे सुन रहे हैं, तो पेपर तो ऐसे नहीं होगा आपका, यानी कि ग्रेड इम्प्रूव नहीं होगा जब तक घर से आप वाकई पेपर करके लाएं और यहाँ पे वो डिस्कस हो, आपका क्वेश्चन डिस्कस हो। और देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि ना, इंडिविजुअल लेवल पे करवाना, यानी एक अलग से आपको एक एक बच्चे को अलग अलग उसके सवाल डिस्कस करना बहुत मुश्किल है। तो प्लीज आप लोग भी ग्रुप में पढ़ने की आदत बनाएं, यानी कि आप लोग सवाल करके लाएं, अपना सवाल स्पीक अप करें, चाहे आपको, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें कि ये सवाल है ऐसा है जो सबको आता होगा, ये लोग क्या पूछेंगे। आप अपना सवाल पूछें, मैं लाजमी यहाँ डिस्कस करूंगी। चाहे मुझे 40 में से 20 सवाल, यानी आधे तो आपको आते ही होंगे ना। 40 में से क्वेश्चन पेपर आसान होता है, 20 तो आप कर सकेंगे। 20 अगर आपको नहीं आते, आप मुझसे 20 के 20 क्वेश्चन पूछ लें, कोई मसला नहीं है। मैं 2 दिन भी एक पेपर करवाऊंगी, लेकिन हर बच्चे का क्वेश्चन एड्रेस करूंगी, और यही तरीका है। इसके अलावा मैं इंडिविजुअली आपको नहीं करवा सकती जब तक कॉलेज नहीं खुलते। हाँ, कॉलेज खुला मैं कोशिश करूंगी, जिसका कोई अलग से मसला है मैं उसको भी एड्रेस करूंगी। कॉलेज में सारा टाइम थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे इस चीज का फायदा उठाएं। अगर आपने घर पे नहीं पेपर किया, यहाँ पे ऐसे बस बैठे रहे सुनते रहे बातें, तो नहीं आना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब तक क्वेश्चन खुद नहीं करेंगे आएगा ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता कि वो आए, आपको खुद खुद करना पड़ेगा। तो ले जी, अब मुझे बताएं कि स्ट्रेन का फार्मूला क्या होता है, x/l, और स्ट्रेस का फार्मूला होता है जी फोर्स ओवर एरिया। यहाँ से जी आप जरा चेक करें कि यहाँ पे क्या बन रहा है, 1/2 Fx क्या चीज होती है भाई, स्ट्रेन एनर्जी। हाँ जी, और स्ट्रेन एनर्जी के नीचे क्या चीज बैठी हुई है, वो भी जरा चेक कर ले। वॉल्यूम आ गया। हाँ जी, एरिया इंटू लेंथ यानी वॉल्यूम है। तो ये इस वजह से मैं कह रही थी कि ये है जी इसका एरिया अंडर ग्राफ। एरिया अंडर ग्राफ कहता है जी कि ये स्ट्रेन एनर्जी, एरिया अंडर ग्राफ इज स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसका एक और नाम भी तो है, कोई क्या बता सकता है मुझे। स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को आप एक और नाम दे सकते हैं, कौन ऐसा लाइक बच्चा है जो मुझे वो नाम बताएगा। मैम एनर्जी एनर्जी डेंसिटी। दोबारा बोले, नहीं समझ आई। एनर्जी एनर्जी डेंसिटी। डेंसिटी। जी ठीक है जी, बिल्कुल शाबाश। बहुत लाइक दो बच्चे हैं जो इकट्ठा बोलते हैं हमेशा। एनर्जी डेंसिटी जी, किसी भी चीज को वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो आप उसको डेंसिटी बुलाते हैं। जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है, इसको बोलते हैं जी नंबर डेंसिटी, याद है ना। और इसी तरह किसी भी चीज को आप डेंसिटी से डिवाइड करें तो वो उसकी डेंसिटी बन जाती है। ले जी आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जी, क्वेश्चन नंबर 21। बहुत ही अच्छा सवाल है, ये भी यशवा ने भी पूछा हुआ था।
कहते हैं टू आइडेंटिकल वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सोर्स एट पॉइंट पी एंड क्यू, वेव्स ट्रेवल अलोंग द डिफरेंट पाथ्स टू रीच आर। और कह रहे हैं कि बोथ वेव्स हैव वेवलेंथ 6 सेंटीमीटर, उनकी वेवलेंथ है। द वेव्स आर इन फेज एट पॉइंट आर, जब वो रीच करते हैं तो इन फेज है, इसका मतलब है कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन है बेटे, कंस्ट्रक्टिव है। What is the phase difference between the waves as they leave the point P and Q? यानी यहाँ पे जब उन्होंने लीव किया था तब क्या फेज डिफरेंस है, पहले तो बताए ना। पाथ डिफरेंस क्या बन रहा है, 20 बन रहा है, और 20 को 6 से जरा डिवाइड कर दें। 3 हाँ जी, क्योंकि पाथ डिफरेंस को वेवलेंथ से डिवाइड कर दें, मतलब 6 से। नहीं यार, 3.3 नहीं आना चाहिए, 3.3 आ रहा है। ओके चलो ठीक है, 3.3 सिर्फ आ रहा है, आगे 3.3 तो नहीं है। 3 है। ठीक है, 3.33 ये आपका पाथ डिफरेंस को वेवलेंथ से डिवाइड करने से ये आंसर आया है। अच्छा ओके, ये तो कुछ गड़बड़ सी हो रही है। पाथ डिफरेंस को वेवलेंथ से डिवाइड करने से मुझे ये कंडीशन तो ना ही एन लेमडा की है, ना ही n+1/2 लेमडा की है, ऐसे ही है ना। जी Phase difference between the waves as they leave point P and Q. The waves are in phase at point R. ओके, यहाँ पे मुझे एक और बात बताएं, मुझे एक और बात बताएं यार। अगर देखें, मेरी बात सुने, अगर 6 वेवलेंथ हो तो फेज डिफरेंस 360 बनता है, और अगर यानी अगर वेवलेंथ 6 हो तो ये बनता है, और अगर पाथ डिफरेंस 20 है यानी 20 का फर्क है, तो फिर कितना बनेगा, 360/6 इंटू 20। यार ये बताएं कितना एंगल बनता है, 120 120 डिग्री। ओके अच्छा, मुझे बात समझ आ गई कि पाथ डिफरेंस बता रहा है, यानी पाथ डिफरेंस की वैल्यू 20 है। मैं फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि 6 वेवलेंथ पे अगर 360 का फेज डिफरेंस है तो 20 के फर्क पे आपका फेज डिफरेंस 120 बन रहा है। यानी अगर आप आर मैम पे। ये 1200 जी बेटा, ये 1200 बन रहा है मैम। भाई आप लोग मुझे गलत क्यों बता रहे हैं, 1200 ही बन रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 20 what is the phase difference between the waves as they leave P and Q? Okay. पार्ट डिफरेंस 20 बना, इसका मतलब ये है कि 20 के हिसाब से 6 पे अगर 360 का फेज डिफरेंस है तो 20 पर कितना होगा, 1200 बन रहा है। 1200 को मैम 360 से डिवाइड तो नहीं करना। हाँ 3.3 ठीक है, तो वो 3.33 वेव्स का फर्क है ना बन रहा। वो तो 3.33 वो मुझे आइडिया आ गया, आइडिया आ गया, आई गॉट इट। ओके जी, लिसन, चुप चुप चुप, ये देखें जरा, मेरी बात सुने, एक मिनट, बड़े गौर से बात सुननी है। अब ना, अब बात बड़ी ना गहरी है, तो आप लोग जरा तवज्जो कीजिएगा कि उसने कहा है कि आर पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव है। मुझे बताएं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होती है, जब वेव्स आपस में इन फेज हो, यानी क्रेस्ट क्रेस्ट पर आए और ट्रफ ट्रफ पर आए। तो मुझे बताएं कि उसकी कंडीशन क्या होती है, उसमें फेज डिफरेंस की क्या कंडीशन हो तो आपका जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आएगी। 0 डिग्री फेज डिफरेंस हो, या 360 हो, या उसका कोई मल्टीपल हो 360 का, है ना। यानी 360 का कोई भी मल्टीपल होगा तो फेज डिफरेंस आपका वो यानी वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कंसिडर होगा। तो इसका ये मतलब है, यस, अगर आपका 1200 आपका वो आ रहा है फेज डिफरेंस, तो 1200 को आप 360 से जरा डिवाइड करें, बताएं क्या आंसर बचता है, आंसर बताइएगा। 3.3 3.33 आ रहा है, ऐसे ही है ना। अब मुझे बताएं, इसका मतलब 3 पूरे हैं, यानी
तीन, यानी कि 3 लैम्डा, यस 3 लैम्डा पूरा है, तो ये एक्स्ट्रा कितना बच रहा है 0.33। तो यानी इसका ये मतलब है कि जरूर पी और क्यू पर जब वो चले हैं तो उनका 0.33 लेस होगा। यानी मतलब ये कि ये अगर इसकी ये वेव निकली है ऐसे, तो इन दोनों के दरमियान जरूर 0.33 का फेज डिफरेंस पहले से होगा जो कंपनसेट हुआ है। बात समझ आ रही है? क्योंकि अगर यानी यहाँ पे जरूर यहाँ पे जो है ना ओवरलैपिंग ऐसी हुई है कि पूरा होल नंबर वो आ रहा है उनका, यानी फेज डिफरेंस का होल नंबर, मतलब या 0 है या 360 है या उसका कोई 720 है एंड सो ऑन। लेकिन ये जो 0.33 एक्स्ट्रा आ रहा है जो कि हमें टेंशन दे रहा है कि यार कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन नहीं बन रही, तो जरूर यहाँ पे इनका पीछे ही, 100 तो वो पीछे ही 0.33 का फर्क पहले होगा यकीनन। तो 0.33 पे कितनी बनती है, हिसाब लगाएं जरा कि अगर अगर यानी कि, जी मोहित बेटे आपका ना स्पीकर में कोई इशू है, जरा इसका ठीक करवाइएगा। लैपटॉप पर कर लिया करें क्लास और जरा, क्योंकि पहली दफा में नहीं पता चलता। अच्छा मुझे बताएं कि अगर 1 लैम्डा पे 360 होता है तो, या क्या कहना चाहिए, या मैं वेवलेंथ के हिसाब से कर लूं। मैं वेवलेंथ के हिसाब से करती हूँ कि अगर 6 पे नहीं यार ये तो वो दूसरा है, 0.33 पे कितना बनेगा, यानी 1 लैम्डा पे अगर 6 से 360, मल्टीप्लाई कर देंगे ना। जी तो 0.33 ऑफ द लैम्डा पे कितना बनेगा, 360 बाय लैम्डा टाइम्स पॉइंट, 180। ठीक है। 10 बनेगा। नहीं यार क्या कह रहे हो तुम लोग? नहीं, 6 टाइम्स 6 टाइम्स 0.33 और फिर जो नहीं आंसर आएगा वो 2 है। 2 क्या मतलब, क्या? एक मिनट मुझे ये बताएं कि, एक मिनट, 1 वेवलेंथ पे अगर 360 का फेज डिफरेंस है तो 0.33 लैम्डा पे कितना फेज डिफरेंस होगा? तो 360 इंटू 0.33 किया 118.8 आ रहा है मैम। तो फिर ये डी पार्ट बनाना यार। जी मैम यही है। हाँ तो बेटा आप, कोई और बच्चा कुछ और कह रहा था, प्लीज वो बताएं कि वो क्या कह रहे थे ताकि मैं आपको बता सकूं कि क्या चीज है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि बेसिकली 0.33 वेवलेंथ जो थी ना वो एक्स्ट्रा थी, जो जिसको पीछे पहले से ही उनका 0.33 का फेज डिफरेंस जो है ना पहले कम होना चाहिए ताकि वो एक्स्ट्रा इधर कंपनसेशन हो जाए। तो वो मैंने रेशो मेथड से निकाल लिया कि 1 वेवलेंथ पे अगर 360 है तो 0.33 लैम्डा पे कितना बनेगा, तो दैट वुड बी 118 डिग्री, जो कि अप्रोक्सीमेटली 120 के इक्वल है। ठीक है जी, तो ये है, मेरा ख्याल है कि अभी बस करें। इसके थोड़े से आखिरी 10 सवाल रह गए, कल इंशाल्लाह इन 10 क्वेश्चंस को देख लेंगे हम, ठीक है? अगर अगर इनमें